नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करने वाले हैं उन महिलाओं की, उन नारियों की, उन बेटियों की जो हम सबको बाखबर करती रहती हैं। दरअसल नारियों के बिना ना तो संसार चल सकता ना घर। आज विश्व नारी दिवस है और इस पर हम कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति में तो हर दिन नारी दिवस होता है। सुबह से लेकर रात तक मंदिरों में नारी के बिना कुछ चल नहीं सकता और हम कहते हैं कि ये प्रकृति भी नारी के बिना संभव नहीं है। आज हम नारी को प्रणाम करते हुए नारी दिवस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस पूरी चर्चा में 3 मेहमान रहेंगी और तीनों महिला हैं, अलग अलग क्षेत्रों की। शिक्षा के क्षेत्र की है महिला हमारे साथ जो चर्चा में शामिल होंगी। संस्कृति की हम बात करते हैं तो जो बैंकों में काम करते हैं, सहकारी बैंकों में, उसकी लीडर जो है वो हमारे साथ साथ रहेंगी। और इसके अलावा आपको बता दें कि जो पत्रकारिता का क्षेत्र है उसमें भी अलग तरह के तनाव होते हैं, उसमें किस तरह से महिलाएं काम करती हैं। तो पत्रकारिता के मामले में जो काम कर रही हैं पिछले 35 सालों से, जयश्री पिंगले हमारे साथ रहेंगी टेलीफोन लाइन पर। सहकारी बैंक की अगर हम बात करें तो हमारे घर घर में सिखाया जाता है कि बचत बहुत ज़रूरी है और उसके केंद्र में महिलाएं बचपन से होती हैं। तो इस पूरे मामले में ऊष्मा मालू हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर रहेंगी और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद रहेंगी स्मिता सिंह राठौर। बच्चों के साथ किस तरह से बिहेव करें, खासतौर से जो बच्चे पढ़ते हैं, जो तनाव में रहते हैं, उनके तनाव को दूर करने में एक तरह से विशेषज्ञता हासिल करने वाली स्मिता सिंह राठौर हमारे साथ है। तो तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आपको बता दें कि भोपाल जो शहर है वो बेगमों के नाम से जाना जाता है और बेगम का मतलब कि यहाँ नवाब नहीं बल्कि बेगम हुकूमत करती थी और उनको नवाब बेगम कहा जाता था। इंदौर की बात करें तो वहाँ अहिल्या देवी की बात है, वो पूरी इंदौर रियासत को लीड करती थी। इसके साथ साथ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का एक ऐसा भी गांव है जहां महिलाएं, लड़कियां बेटों को ब्याह कर लाती, यानी वो बारात लेकर आती है और दामाद उस गांव में रहते हैं। उसका भी हम इस पूरी बातचीत में जिक्र करेंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले स्मिता राठौर से करेंगे कि स्मिता जी, आपने दरअसल पढ़ाई करने के साथ साथ जो अपना कार्यक्षेत्र चुना, जो पेशा चुना, वो बच्चों की काउंसलिंग का, बच्चों के मनोविज्ञान को समझने का, उसको पढ़ने का और उसके बाद उनको रास्ता बताने का कि वो तनाव से कैसे निकले। आपने कैसे ये शुरुआत की और इसमें आपको कैसा लगता है, ये भी हमसे जरूर शेयर करें। जी, महिलाओं की अगर मैं बात करूं, इमोशनली बहुत अच्छा बैलेंस रहता है उनके पास। सबसे बड़ी जो उनकी शक्ति है वो है उनके इमोशंस। और इमोशंस को ना ही वो एकदम से रिएक्शन में बाहर निकालती हैं, ना ही एकदम से बांध के रखती हैं। बहुत ही अच्छा सिस्टम है एक लेडीज के पास, सारी विमेन के पास, कि वो उसे रेगुलेट कर पाती हैं बहुत अच्छे से। जहां जब मन है, जहां जरूरत है वहां ज्यादा इमोशंस, जहां कम जरूरत है वहां कम इमोशंस। तो बहुत ही, ये जब हम बच्चों के साथ डील करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा एक हमारे पास एक शक्ति है हमारे पास कि हम इस शक्ति का प्रयोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। उनको समझना बहुत, एक छोटा सा डिफरेंस होता है समानुभूति और सहानुभूति में। सहानुभूति जो होता है सिंपैथी होती है, समानुभूति जो होता है वो एम्पैथी होती है। सो ये एम्पैथी का जो फैक्टर है समानुभूति का, बहुत ही अच्छे से हम लोग बचपन से ही अपने घर से, अपने स्कूल से, अपने माता पिता से ये चीज बहुत अच्छे से सीख के बड़े होते हैं और यही चीज हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेबल कर पाते हैं। और बच्चों के साथ जब हमें डील करना है तो हमें शांति के साथ ही डील करना रहता है। उनको पहले सुनना बहुत जरूरी है। बच्चा कुछ बोलता है, वहीं अगर एकदम से रिएक्ट कर दिया जाए, पापा लोग जनरली गुस्सा हो जाते हैं, फादर्स जनरली गुस्सा हो जाते हैं, तो बच्चा आधा सच बताता है और आधा मनगढ़ंत कहानी बता देता है। तो बहुत जरूरी है पहले उसको पूरी तरीके से सुने, और वो सुनने का जो पेशेंस है वो बहुत ही अच्छा होता है। महिलाओं में बहुत है भी वो चीज, तो बहुत ही अच्छा पेशा मुझे लगता है अपना। और जब सुनने के बाद हम उन्हें पूरा समझते हैं तो बच्चा खुद सोचता है कि ये इन्होंने सुना कम से कम हमें, और जब सुना तो समझा भी इन्होंने कहीं ना कहीं, तब जाके हम धीरे धीरे एक जो निष्कर्ष आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, तो हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ते हैं। बट बहुत धैर्य, बहुत शांति से हमें इसमें आगे बढ़ना रहता है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर बहुत कठिन काम होता है, लेकिन आप सब उसको बहुत आसानी से करती हैं और मुझे लगता है कि ये महिलाओं की, बेटियों की घुट्टी में रहता है। उनको बचपन से ही सिखाया जाता है। जैसे जन्म घुट्टी जो होती है उसमें दवा दी जाती है बच्चों को और वो जीवन भर काम आती है। तो
महिलाओं को, नारियों को, बेटियों को, कन्याओं को बचपन से सिखाया जाता है कि आप किस तरह से समाज को संतुलित करें, इस प्रकृति को संतुलित करें। मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ इंदौर से जयश्री पिंगले और इंदौर के साथ साथ राजस्थान का भी एक तरह से प्रतिनिधित्व करती है उष्मा मालू जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है उष्मा जी। हाँ जी, नमस्कार। दरअसल महिलाएं जो हैं बचत तो सिखाती हैं, परिवार को इकट्ठा करके भी चलती हैं। आपने राजनीति में भी काम किया है और साथ में राजनीति के साथ साथ आपने राजनीति में वो क्षेत्र चुना है जिसमें बैंकिंग का काम है, महिला बैंक का भी काम है, पैसे की लेन देन। तो शुभ लक्ष्मी सहकारी बैंक के आप अध्यक्ष भी हैं। तो किस तरह से आपने राजनीति में आने के बाद सहकारिता में बैंकिंग क्षेत्र को चुना और उसमें आपको दिक्कतें क्या आई और किस तरह से आप सफलता के शिखर पर बढ़ती चली गई? उष्मा जी, आपकी राय और आपके तजुर्बे हमसे आप शेयर करिए। ये देखिए, जब महिलाएं किसी क्षेत्र में आगे बढ़ती है तो उन्हें काफी समस्याओं का सामना तो करना होता है, क्योंकि एक तो कोई भी सामने वाला समझता है महिलाएं हैं, इनको कैसे भी दबा लिया जाए, किसी भी तरह से इनको हम अपनी बात मनवा सकते हैं। ऐसा हमारे साथ भी बहुत बार हुआ। जैसे कई बार हम अच्छी पार्टी देख के लोन देते हैं बैंक में, लेकिन कई बार कुछ भी कारण हो जाता है। जैसे अभी इस समय तो हाल फिलहाल लॉकडाउन के कारण भी कुछ ऐसे केस हमारे बैंक में हुए हैं जिसमें पैसा हमारे पास वापस नहीं आ पा रहा है। ठीक है, आप पैसा नहीं दे पा रहे हो, हम भी बड़े प्रेम से उनसे बोलते हैं। जब प्रेम से नहीं बात होती है तो हमको भी धमकियां भी देनी पड़ती है, और बैंक तो अपना पैसा वसूलेगी सही, लेकिन उसमें कई बार ये होता है कि सामने वाला हमको महिलाएं समझ करके और बहुत दादागिरी अननेसेसरी करता, तब हमें पुलिस की भी सहायता लेनी होती है। कई बार हम जाते हैं इस टाइप से, हमारे क्षेत्र के पुलिस स्टेशन भी जाते हैं और जाना भी पड़ता है। तो वहां भी मैंने देखा जी, राजनीति में भी जो महिलाओं के साथ आपको करनी पड़ती होगी प्रतिस्पर्धा, वो आपको किस ढंग से आप उसको डील करती है, किस ढंग से हैंडल करती हैं? क्योंकि महिलाओं, राजनीति तो अपनी जगह होती है, वो किसी भी क्षेत्र में हो, उसमें सारे साम दाम दंडभेद सब अपनाना पड़ते हैं। तो आप इस क्षेत्र में किस ढंग से अपनी जो महिला साथी है उनको अपने साथ लेकर चलती है? लीडरशिप आप कैसे उसमें डेवलप करती है और कैसे उनका नेतृत्व करती है, ये भी शेयर करें। जी, जैसा है कि मैं सबको, मतलब कोई भी काम, जैसे यदि अच्छा काम हुआ, मैं कभी श्रेय स्वयं पे नहीं लेती, भले उसमें सिर्फ मेरे अकेले के क्यों नहीं प्रयास है। और हमारी बैंक तो वैसे सहकारी बैंक है, सबके सहयोग से ही होती है कोई भी काम। सहकारिता का मतलब ही आपस में एक दूसरे की सहायता करना, आपस में एक दूसरे का परस्पर सहयोग। तो मैं सबको श्रेय देती हूँ, मैं खुद श्रेय कभी नहीं लेती, अपनी टीम को ही श्रेय देती हूँ और हर काम में अपनी टीम को ही आगे बढ़ाती हूँ। तो मुझे इस तरह की कोई कभी समस्या नहीं आई कि किसी ने मेरे किसी काम का विरोध किया हो। मेरे मतलब किस्मत अच्छी है या कुछ भी कहो, मेरे जितने भी साथी महिलाएं हैं, मेरे जितने भी साथी डायरेक्टर हैं, वो सब जो मैं करती हूँ उसमें हाँ में हाँ भी मिलाते हो। और कई बार कुछ वरिष्ठ भी है जिनसे मैं, जैसे हमसे पहले, मेरे से पहले जो अध्यक्ष थी, मैं उनसे अपनी पूरी सलाह लेती हूँ। वो कई बार कुछ चीजों के लिए मुझे मना करते कि नहीं उष्मा जी, ऐसा अपने को नहीं करना चाहिए, तो मैं मान भी जाती हूँ। या मुझे लगता है कि नहीं मुझे ये करना चाहिए, तो मैं अपना इस तरह का तर्क देती हूँ कि वो सब मान जाते हैं। तो कुल मिलाकर श्रेय खुद ना लेकर अपने साथियों में बांटना और साथियों को आगे बढ़ाने के लिए जो सफलता मिलती है वो साथियों के माथे पर मुकुट की तरह सजाना, ये आपकी सफलता का श्रेय है। मुझे लगता है कि यही जो खूबी है हमारी, जो देश की या दुनिया की जो नारियां हैं, ये उनका अपना नैसर्गिक गुण है जो उनको हम सबसे महान बनाता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आज नारी दिवस है इसलिए हम इस तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन ये पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, चाहे वो पशु पक्षियों की बात करें, हम मनुष्य हैं, यहाँ तो महिलाएं आगे जरूर करती हैं। जो ममत्व की बात होती है, जो भाई बहनों में लाड़ प्यार की बात होती है, बाप और बेटी के बीच में जो बहुत ही स्नेह का संबंध होता है, तो नारी ऐसी है जिसके बिना कोई भी रिश्ता निभ नहीं सकता है। मैं लौटूंगा आपके पास। जयश्री जी, पत्रकारिता में आपको लगभग 35 साल हो गए, विभिन्न तरह के छोटे बड़े अखबारों में आपने काम किया है, दैनिक भास्कर, नई दुनिया, तमाम चीज़ों की हम बात करें, लेकिन जो पत्रकारिता के क्षेत्र में चुनौतियां मिली उसको आपने किस ढंग से डील किया, किस ढंग से हैंडल किया और यहां तक, इस मुकाम तक आप कैसे पहुंची और इस बीच में क्या क्या हर्डल्स आए वो भी हमसे शेयर करें। जी, इस मामले में मैं ज़रूर कहूँगी कि एक खुशनसीबी कह लीजिए या जर्नलिज्म की बात अगर आप कहें, तो मुद्दा ये है कुल मिलाकर कि एकमात्र मुझे लगता है प्रोफेशन ही ऐसा है
जहाँ पर कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का सामना किसी महिला को नहीं करना पड़ता कि वो महिला है उसकी अपॉर्चुनिटीज कम हो गई, या वो महिला है या पुरुष है, वो जर्नलिस्ट है, बस उसको उसी नजरिए से लिया जाता है और उसी तरीके से वो काम भी अपने आप को प्रूव कर पाती है। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर हुई कि मैंने जरूर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को फेस नहीं किया, लेकिन तमाम सोसाइटी में, समाज में जो भी महिलाओं की प्रताड़ना है अलग अलग किस्म से, मुझे उसको एक्सपोज करने का मौका मिला और मुझे उनके साथ खड़े होने का मौका मिला और मैं उन लोगों तक पहुंच पाई, मेरी रीच वहां तक हो पाई। ये मुझे सबसे अच्छा लगता है। मैं याद करती हूँ कई महिलाएं जो जॉब में रहती है, उनके साथ कई तरह की अलग तरह की स्थितियां आती है, बहुत ही पेचीदा स्थितियों में वो घर से निकलकर जब काम पर आती है और वहां पर भी उनको अलग अलग किस्म की, जब आज हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर 20 साल 25 साल पहले का दौर देखें तो वहां पर किसी महिला का काम पर आना, उसके अलावा जो पुरुषों की जो मानसिकता थी, पुरुषों का स्वीकार्यता का भाव बहुत कम था किसी महिला के साथ कि वो भी बराबरी से काम कर सकती है उनके साथ ऑफिस में। तो वो उस दौरान जो महिलाएं फेस करती थी, जो उनकी प्रताड़नाएं अलग अलग किस्म से होती थी, और आज तो बहुत विशाखा कमेटी बनी है और तमाम चीजें बनी है जिसने कि महिलाओं को एक अलग ताकत दी है, एक नया सोच दिया है समाज को। लेकिन तब ऐसा कुछ भी नहीं था। वो घर से बाहर निकल रही है तो पहले घर वालों के साथ उसको अपना सामंजस्य बैठाना बहुत मुश्किल होता था, और जब वो बाहर निकल रही है तो समाज की कई नजरें और समाज की कई बातें उसके साथ वो गुजर कर फिर वो अपने कहीं मकाम को तक पहुंचती थी और जो कुछ उसको जिंदगी में हासिल करना है वहां तक आ पाती थी। समाज बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ था। जयश्री जी, 35 वर्ष पहले जब आपने पत्रकारिता में इसकी शुरुआत की होगी तब जमाना और था, अब तो बहुत बराबरी की बात हो रही है। दुनिया एक तरह से एक गांव बन गई, तो बहुत सारी जो विदेशों की चीजें वो हमें भी मिली हैं, उसमें अच्छा बुरा दोनों है। लेकिन आपने जो 35 साल, जैसे आपने कहा कि उस समय अकेले निकलना भी घर से बड़ा मुश्किल होता था, जबकि घर से कोई परिवार का आदमी साथ में ना हो, तो ये दिक्कत है। लेकिन मैं एक सवाल करूंगा कि जब रिपोर्टिंग आपने की, क्योंकि रिपोर्टिंग का काम होता है पत्रकारिता, मैदानी पत्रकारिता, उसमें आपने क्या फील किया, कैसा आपको लगा कि जो पुरुषों के साथ, लड़कों के साथ आपने रिपोर्टिंग की, उसमें एक लड़की के नाते आपको किस ढंग से सहयोग मिला या चुनौतियां मिली? सहयोगात्मक वातावरण इसलिए रहा कि बहुत हाई प्रोफेशनल ग्रुप्स में काम करने का एक अलग तरीका होता है जी। उसका एक मैनेजमेंट अलग था, उसके संपादक उस तरह के थे, और चूंकि मेरा बिगनिंग जो है इंदौर से शुरू हुआ है, तो इंदौर में उस दौरान कोई लड़की फील्ड में रिपोर्टर नहीं थी, तो एक अलग किस्म का एक कौतूहल रहता था लोगों के नजरिए में। लेकिन वो बहुत सकारात्मक भी था। मुझे लगता है कि कई पुरुष जहाँ पत्रकार मेरे साथ होते थे, वो जहाँ नहीं पहुंच पाते थे वहां मेरी पहुंच कायम हो जाती थी, क्योंकि मेरे को कई बार उसका एक मेरी सॉफ्टनेस का कह लीजिए या महिला होने का की बात कह लीजिए, तो शायद मैं जल्दी कोई भरोसा कायम कर पाती थी, या अपनी चीजों के साथ या आगे बढ़ने में जो बात होती थी कि भाई किसी से बात करने में, तो वो सहजता मेरी जल्दी बन पाती थी, और लोगों ने भी मुझे उस तरह से मोटिवेट किया, प्रेरित किया, और हम एक बेहतर काम कर पाए। मतलब जी बिल्कुल। मैं सोचता हूँ कि अगले दौर की जो बातचीत हम कर रहे हैं वो मध्य प्रदेश सरकार पर फोकस करना चाहते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनकी राजनीति का जो की बुनियाद है वो कन्याओं से है, महिलाओं से है, बेटियों से है। तो जब वो राजनीति में आए थे तब उन्होंने गरीब परिवार की बेटियों की शादी का सिलसिला शुरू किया था। उसके बाद आप देखिए कि कन्या विवाह की बात करते हैं, वो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। तो इस पर भी मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। तीनों हमारे साथ जो स्मिता राठौर जी हैं, उष्मा मालू जी हैं, और आपका भी मैं जयश्री जी जरूर इसमें जानना चाहूँगा कि किस ढंग से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान महिलाओं के निमित्त काम कर रहे हैं और कितनी ताकत वो दे रहे हैं। क्योंकि एक मौका था जब महिलाओं, बेटियों की संख्या कम हो रही थी और बच्चे यानी लड़के की संख्या बढ़ रही थी। जन्म दर की बात करें तो उसमें भी फर्क आया है। जो सरकार की नीतियां थी उसने कहीं ना कहीं इस जो जेंडर का जो भेद होता है उसको कम किया है। स्मिता जी, सवाल यही है कि जो बेटियों के लिए मध्य प्रदेश की सरकार काम कर रही है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह काम कर रहे हैं, अब तो वो जगत मामा हुए हैं। वो कहते हैं जो मेरी बेटियां हैं, भांजियां हैं, ये आगे बढ़ें, पढ़ाई करें, नौकरियां करें। उन्होंने राजनीति में आरक्षण की बात की है, नौकरियों में आरक्षण की बात की है, पुलिस हम जो बात करते हैं पुलिस की नौकरी में भी आरक्षण की बात की है, लोन जो देने की बात है उस पर भी आरक्षण की बात शिवराज सिंह चौहान करते हैं। तो किस ढंग से आप मामा शिवराज सिंह को बेटियों के मामले में, कन्याओं के मामले में देखती है? एक नजरिया आपका इस पर भी आए। जी, ये जो सोच है ये बहुत एक लॉन्ग टर्म सोच है। जब भी हम किसी भी फील्ड में किसी महिला को हम लेके जाते हैं
तो सडन ग्रोथ की जगह हमें एक स्टेबल ग्रोथ मिलती है वहां। एकदम से हम ऊपर नहीं जाते, पर हम बहुत लंबा अच्छे से काम कर पाते हैं। सो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन जो है, प्लस इसके अलावा शिक्षा आरक्षण जो सब महिलाओं के लिए बन रहा है, वो इसीलिए है कि धीरे धीरे जो हमारा समाज है, हमारी जो सोसाइटी है, जो हमारी इकोनॉमी है, उसमें एक स्टेबल ग्रोथ आए। एकदम से हमें ऊपर जाके नीचे ना गिरना पड़े, बट एक तरीके से, एक सामान्य तरीके से हम आगे बढ़ते जाएं, और आगे बढ़ने का जो सिलसिला है वो बहुत लंबे समय तक चले और वो कभी रुके ना। इसी सोच, मुझे जहां तक लगता है यही एक सोच रही है कहीं ना कहीं, कि हमें महिलाओं को हम इतना आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जिन फील्ड्स में लेडीज एंड विमेन आगे आई हैं उधर उन्होंने ईदर एक्सीलेंस ही टच किया है। एक्सीलेंस इन सेंस उनसे बेहतर वहां कोई है नहीं। तो यही एक चीज है कि कुछ हमें एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे मिले हैं, पर वही एग्जाम्पल्स को हम और अगर नंबर्स उनका बढ़ाना चाहें, उनका एक सोसाइटी में नंबर्स पूरे बढ़ते देखना चाहें, तो हमें डेफिनेटली एजुकेशन के क्षेत्र में, स्किल्स के क्षेत्र में, स्किल्स जो होते हैं और एजुकेशन होती है, तो ये मिलके हम सारी महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, और इनको आगे बढ़ाने में स्किल्स एंड एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है, इसीलिए इन पे इन्वेस्ट किया जा रहा है। लेकिन जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं या मध्य प्रदेश की सरकार कितना काम कर पा रही है, ये भी एक सवाल था कि कन्याओं के मामले में जन्म से लेकर उनकी शिक्षा तक, उनके विवाह तक, और यहाँ तक कि जब, मैं थोड़ा सा निगेटिव है लेकिन मृत्यु तक भी सरकार उनके साथ रहती है। तो इस ढंग से इस पूरे मामले को आप किस तरीके से देखती हैं, शिवराज सिंह चौहान के कामकाज को? सबसे पहले अगर मैं देखूं तो जब बच्ची पैदा होती है, हम थोड़े से पिछड़े वर्ग की बात करेंगे जहां सबसे ज्यादा दिक्कतें आती हैं फीमेल्स के साथ। तो जब पैदा होती है, अगर आंगनवाड़ी में एक बच्ची पैदा हो रही है, वहीं सरकार उसको एड देना चालू कर देती है। मध्य प्रदेश में ये चीज हो रही है। फिर आगे उसकी शिक्षा की जिम्मेदारी वो तक सरकार ने उठाई हुई है। साथ ही साथ बहुत सारे जो एक सामूहिक विवाह के सम्मेलन किए जाते हैं, जिसमें बहुत बढ़ चढ़ के सभी पॉलिटिशियंस की अगर मैं बात करूं, बहुत बड़े बड़े उद्योगपतियों की बात करूं, तो वो सब फीमेल्स को आगे बढ़ने में सपोर्ट करते हैं। और यहाँ तक के बिल्कुल अंत समय तक भी सरकार ऐसी बहुत सारी योजनाएं चला रही हैं जहाँ फीमेल्स को हर चीज पे डिस्काउंट्स मिलते हैं, हर चीज में कुछ ना कुछ छूट मिली हुई है, और आगे बढ़ने के लिए हर पॉइंट पे एक सपोर्ट सरकार की तरफ से मिलता है। बिल्कुल, बस जानकारी जरूरी है। उष्मा जी, आपने बताया कि आप अपनी पूरी जो सफलता उसका श्रेय अपने साथियों में बांटती है, जो महिला आपके साथी हैं उनमें बांटती है, इसलिए एक लीडरशिप भी डेवलप होती है और एक यूनिटी भी बनती है। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार की बात करें, शिवराज सिंह चौहान की बात करें, वो मामा के रूप में खुद को अपने आप को प्रस्तुत करते हैं और वो कहते हैं कि मेरी जो भांजियां हैं, बेटियां हैं, महिलाएं, इनके लिए मैं काम कर रहा हूं। तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार जो काम कर रही है उसको आप किस ढंग से लेती है? करें मामा की, तो मामा वाकई में अपने भांजियों के असली मामा से बढ़कर है। जब बेटी कहीं पैदा होती है तो आज भी कुछ परिवार ऐसे हैं जहाँ ऐसा माना जाता है कि अरे ये बोझ हो गया। फिर आज का माहौल भी कुछ इस तरह का है कि डर सा लगने लगा बेटियां पैदा करने से माओं को। लेकिन शिवराज सरकार के आने से वो माओं का डर खत्म हुआ। सबसे हम बात करें यदि नीचे तबके की, जिनके पास जो काम करने वाली बाइयां हैं और जिनके पास पैसे की कमी है, जो अपना खर्च बड़ी मुश्किल से चला पा रही है, तो आंगनवाड़ी के तहत या इस तरह की कुछ संस्थाएं हैं जिनके तहत शिवराज सरकार में उन महिलाओं तक जब उनकी डिलीवरी होती है तो उनको जाते के लड्डू खिलाने से लेकर के उन कन्याओं को होते से उनकी इस तरह की योजनाएं बनाती है कि उनकी शिक्षा मुफ्त में होती है। फिर जो लड़कियां बहुत इंटेलिजेंट रहती है उनको और आगे इस तरह की सुविधाएं देते हैं कि वो आगे अच्छे से अच्छा एजुकेशन प्राप्त करे। शादी में मामा पूरा दहेज देता है, जिस तरह से कहते हैं ना मामा आधा ब्याह करते हैं, वैसे ही हमारे शिवराज मामा भी सब भांजियों का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। और महिलाओं में समानता की बात यदि करें तो इस सरकार में महिलाओं को समान दृष्टि से देखा जा रहा है। प्लस हाँ जी बोलिए। बच्ची जब पैदा होती है तो उसके अकाउंट में इतने पैसे जमा कर दिए जाते हैं कि जब वो 18 साल की होती है तो उसको 1 लाख रुपए से ऊपर मिलते हैं। तो वो कहते हैं कि मेरी बेटी जब बड़ी हो जाएगी तो लखपति हो जाएगी। तो ये बहुत सारी बातें शिवराज सरकार कर रही। लेकिन मैं ये भी आपसे भी पूछूंगा और जयश्री से भी कि नौकरियों में जो आरक्षण की बात हो रही है, राजनीति में
पार्षदों के टिकटों में आरक्षण की बात हो रही है। इससे महिलाओं को राजनीति में नेतृत्व करने के कितने अवसर खुले हैं? बहुत अवसर खुले हैं महिलाओं को, हर क्षेत्र में महिलाओं के लिए आरक्षण है। इस सरकार में महिलाएं चुनाव लड़ सकती है। महिलाएं क्या नहीं कर रही है आज, टैक्सी से लेकर के हवाई जहाज तक तो महिलाएं उड़ा रही है। बिल्कुल, मैं लौटूंगा आपके पास। जयश्री जी, अब तो सेना के भीतर कमीशन का भी मामला हो गया है कि अब महिलाएं, बेटियां जो हैं वो फाइटर प्लेन तो उड़ाती हैं, लेकिन कमीशन ऑफिसर की भी अब उनको नौकरियों में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये भी मिलना शुरू हो गया है। तो अब सेना के क्षेत्र की बात करें, सीमा पर बात करें, महिलाएं देश की सीमा की रक्षा कर रही हैं, घर को वो जोड़ के चल रही हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रही हैं, IAS IPS बन रही हैं। आप किस ढंग से देखती हैं कि अब जो बात हो रही है वो भारतीय समाज में पहले से थी, लेकिन इन दिनों उसको और भी ज्यादा मजबूती मिल रही है? आपकी अंतिम टिप्पणी। जी बिल्कुल, ये 21st सेंचुरी, इसी की कल्पना हमने की थी जब देश आजाद हुआ था। और जो स्त्री की आजादी है, स्त्री का जो स्वतंत्रता है, वो ही इस देश को मजबूत बनाएगी, क्योंकि वो पूरी आधी आबादी है। आधी नहीं, मैं इसको 1.5 आबादी कहती हूँ, क्योंकि वो क्रिएटर भी वो खुद ही है जी। तो कुल मिलाकर स्त्री का मजबूत होना और स्त्री अस्मिता की हम बात करते हैं, क्योंकि भारतीय परंपरागत हमारे दर्शन में है, निहित है वो तमाम चीजें, हम देवी की तरह पूजते हैं स्त्री को। तो स्त्री का एक मजबूत होना बहुत जरूरी है, और स्त्री की मजबूती ही इस देश के कल का भविष्य है, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल, मैं बातचीत को खत्म करने के पहले एक कहानी जरूर बताऊंगा कि ये कहानी है कौशाम्बी की। उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी जिला है, उसके करारी नगर का एक पुरवा गांव है। कई मायनों में वहां सामाजिक दायरों को तोड़ने वाली बात होती है। अक्सर हमने देखा है कि आमतौर से बारात बेटा लेकर जाता है और बहू लेकर आता है, लेकिन पुरवा ऐसा गांव है जहां लड़कियां बारात लेकर जाती है और वो दामादों को अपने साथ लेकर आती है, और दामाद उस गांव में रहते हैं। तो कई बार इस गांव का नाम ही पड़ गया दामादों का गांव। ये 400 परिवार ऐसे हैं जहां बेटियां दामाद लेकर आती हैं, और वो जो दामाद है वो उनके साथ रहते हैं और अपने सास ससुर की और बाकी परिवार की भी खिदमत करते हैं और काम भी करते हैं, और वो अपनी पत्नी के साथ मिलजुल कर रहते हैं। तो ये एक नज़ीर है कि वो जमाने का जब घोड़ा चढ़ के बेटा जाता था और बहू को लेकर आता था। अब एक गांव ऐसा भी जिसका हमने जिक्र किया, पुरवा, जहां बेटियां जाती हैं और अपने दामादों को साथ लेकर आती हैं। तो मैं सिर्फ इतना एक लाइन की टिप्पणी आपसे चाहूंगा। स्मिता जी, सवाल यही है कि अब वो दिन गए जब बेटियां बहू बनकर आती थी। एक जोक चल रहा है कि देखिए, महिलाओं में इतनी ताकत होती है कि जब दूल्हा जाता है तो बारात में 100 लोगों को लेके जाता है, और बेटी ऐसी शेरनी होती है जो उस बारात में अकेली जाती है अपने ससुराल। तो ये उसकी ताकत है कि बारात में कई लोग आते हैं उसको लेने के लिए, और वो खुद मायके से अकेली जाती है। तो महिलाओं की जो ताकत है वो परिवार की ताकत भी है, समाज की भी ताकत है, देश की भी ताकत है। आपकी 2-3 वाक्यों में राय कि आने वाले समय में, जैसा जयश्री जी बोल रही है, 21वीं सदी का यही अंतर है कि यहाँ महिलाओं की लीडरशिप है, लेकिन हमारे समाज में और हमारी सनातन परंपरा में तो महिलाओं को पहले से भी लीडर माना जाता है। आप देख लीजिए, जितने भगवान पैदा हुए हैं, जो महापुरुष हुए, वो अपनी माताओं के चरणों को ही कहते थे कि उसी में स्वर्ग है। आपकी बहुत छोटी सी टिप्पणी। जी, महिलाओं को जो आपने बताया अभी कि बिल्कुल बहुत पावरफुल एक आपने एक जो दर्जा दिया है, बट पर्सनली मैं खुद भी ये सोचती हूँ कि महिला और पुरुष ये साथ में चलते हैं। विमेन में मेन है ऑलरेडी, इनको अलग नहीं किया जा सकता है। तो ये बड़प्पन है ये भी बड़प्पन है कि महिला पुरुष साथ चलते हैं, लेकिन सच में जैसा जयश्री जी कहती है कि वो आधी आबादी नहीं है, बल्कि वो 1.5 आबादी है। तो यही तो महिलाओं को माने ऊपर के दर्जे की तरफ ले जाती है कि वो कहती कि हम पुरुष के साथ बराबर से तैनात है, लेकिन सच बात यह है कि वो पुरुष से भी ऊपर है। उष्मा जी, आपकी बहुत छोटी सी संक्षेप में टिप्पणी इस पूरे मामले में कि महिला का दर्जा बराबरी का नहीं है, बल्कि वो एक पायदान ऊपर का है। हाँ, पर फिर भी मैं ये बात तो कहूंगी, स्त्री पुरुष दोनों से मिलकर ही गृहस्थी चलती है जी। तो पुरुष भी स्त्री का पूरा साथ दे रहा है। आज के जमाने में पहले वाले पुरुष वाली मानसिकता नहीं रही है। अब यदि स्त्रियां, औरतें यदि जॉब कर रही है तो पुरुष को घर के काम करने में कोई शर्म नहीं आ रही। तो कह सकते हैं कि जमाना बदल गया है, और जो बात अब हो रही है, पुरानी बातें खत्म हो रही हैं और सब बराबर से चल रहे हैं। जैसे जी, आपकी टिप्पणी। मैं छोटी सी 2 लाइनों में एक चीज शेयर करूंगा कि जब मेरी बहन की शादी थी, उमा भारती जी मुख्यमंत्री हुआ करती थी, वो उस शादी में आई तो उन्होंने जो हमारे दामाद साहब थे उनसे पूछा कि आपको रोटी बनाना आती कि नहीं आती, क्योंकि अब जमाना बदल रहा है। अब बेटियां ऐसा नहीं कि किचन में जाके काम करेंगी, अब दामाद को भी यानी पुरुष को भी इसके साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। आपकी बहुत छोटी सी राय इसमें। जी बिल्कुल,
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और अभी का जो जनरेशन में देखती हूँ, जो बच्चे मैं देख रही हूँ, जिस तरह से वो कैरिंग है और अपने पत्नी को लेकर जिस तरह से एक बराबरी का दर्जा देकर वो चल रहे हैं समाज में, मुझे बहुत खुशी महसूस होती है। पुराना स्ट्रगल खत्म हो चुका है और नए दौर में जो साथ पुरुष का स्त्री को मिल रहा है वो बहुत लाजवाब है और वही कामयाब हिंदुस्तान की एक तस्वीर हमारे सामने रखता है। तो कह सकते हैं कि नारी को प्रणाम, क्योंकि नारी की शक्ति से ही ये देश बदलेगा और दुनिया बदलेगी, और दुनिया चल भी इसी नारी की शक्ति से रही है। तो प्रकृति से लेकर समाज तक सब जगह नारी और नारी की शक्ति काम करी। तो बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।